हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईज की पीटी 365 की पॉलिटी। और ये हमारा पार्ट 8 है और लास्ट है। आज ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं पूरी तरीके से जितनी भी टाइम लगेगी, मैं जितनी भी मिसलेनियस टॉपिक है सब यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके। साथ ही अगर आपको इंग्लिश में ये लेसन चाहिए तो इंग्लिश में भी चल रही है, लेकिन आपको अनअकैडमी में मुझे फॉलो करना होगा। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक, दोनों एक साथ स्टार्ट होगी। ओके। तो जितनी भी लेसन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लेसन। तो अब जो है सिर्फ हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक बच गई। कुछ कुछ जो छोटी छोटी टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं जो पॉलिटी सेक्शन के अंडर में आती है। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं 10.1। ये है युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। तो इस तरीके की स्कीम न्यूज़ में क्यों थी और क्यों आई? क्योंकि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यहाँ पे लॉन्च किया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक न्यू स्कीम है यहाँ, युवा सहकार और कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। कोऑपरेटिव अगर हम लोग इंडिया में देखें तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 की थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है और प्रोटेक्शन दिया है जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और यहाँ पे कुछ 3 चेंजेस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड करने की बात की। सबसे पहला जो है, यहाँ पे जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने की जो राइट है वो फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया। और ये हमारी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और वो भी आर्टिकल 19(1)(c) के में यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। बाद में इसको डीपीएसपी में भी फॉर्म किया गया और यहाँ पे आर्टिकल 43(b) है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। और थर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यू पार्ट यहाँ पे फॉर्म किया गया जो कि पार्ट 9(b) है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कि आर्टिकल आपको 243(h) से लेकर 243(t) तक दिखेगा, जिसमें कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस है। यानी ये तीनों तो आपको याद रखना है कि ये तीनों कौन कौन सी थी। आपकी फंडामेंटल राइट में इंक्लूड हुई, फिर आपका न्यू पार्ट हुआ, फिर आपका डीपीएसपी में भी चेंज किया गया। तो तीनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बिल्कुल भी, क्योंकि उसी से कोऑपरेटिव सोसाइटी निकल कर आई है। अब क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाने की बात की गई, जिसमें कि इनकॉर्पोरेट हो, रेगुलेशंस हो, किस तरीके से वाइंडिंग अप किया जाएगा। वाइंडिंग अप मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद किया जाएगा, जो हमारे वॉलंटरी फॉर्मेशन के प्रिंसिपल के बेसिस पे होगी, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होगी, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगी और ऑटोनोमस फंक्शनिंग होगी। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें ऑटोनोमस फंक्शनिंग होगी, एकदम इंडिपेंडेंट होंगे, इसमें किसी की भी ऊपर कंट्रोल नहीं होगी। जो बोर्ड है यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है यहाँ पे एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है कि एक सीट जो है वो स्केड्यूल कास्ट के लिए होना चाहिए, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए होनी चाहिए, और 2 सीट्स जो है वो वीमेन के लिए होना चाहिए हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसमें कि मेंबर यहाँ पे इस तरीके के एक पर्सन के कैटेगरी से फॉर्म किया गया हो। अब ये तो बात रही कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लेकिन उसके अलावा अब हम लोग को ये देखना है जो न्यू स्कीम निकल कर आई है युवा सहकार, तो ये है क्या, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि जो भी हमारे यूथ के लिए, हमारे युवा के लिए जो भी एस्पिरेशंस की ज़रूरत है और यहाँ पे उनको अट्रैक्ट करना है कि कोऑपरेटिव बिजनेस वो स्टार्ट कर सके, तो उनके अट्रैक्टिंग के लिए यहाँ पे लाया गया है। और ये इनकरेज करेगा कोऑपरेटिव्स को कि वो इसमें न्यू और इनोवेटिव एरिया में यहाँ पे वेंचर प्रोवाइड करे। CSIF जो है वो यहाँ पे फंड प्रोवाइड करेगी। यानी ये स्कीम जो है आपका कोऑपरेटिव स्टार्टअप और इनोवेशन फंड के साथ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, लिंक किया गया है, जो कि CSIF है। और इसको NCDC के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे जो एनुअल आउटले है वो है 100 करोड़। और यहाँ पे एक स्पेशल इंसेंटिव्स भी दी जाएगी कोऑपरेटिव्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए होगा, और जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनमें बनाया जाएगा। और जितने भी कोऑपरेटिव्स आपका विमेन, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और PWD मेंबर्स के साथ होगा, उनको एक यहाँ पे स्पेशल इंसेंटिव्स भी दी जाएगी। अब देखते हैं कि इस युवा सहकार के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जितनी भी टाइप्स की कोऑपरेटिव है ऑपरेशंस में अभी, और वो भी एटलीस्ट 1 ईयर से, यहाँ पे पॉजिटिव आपको नेट पावर देखने को मिलेगा जो कि आपका एलिजिबल होगा। अब NCDC के बारे में समझते हैं। ये आपका सोल स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंदर। और इसकी जो फंक्शन है ना वो एपेक्स फाइनेंशियल सिस्टम की जैसा वर्क करती है, और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस जो एक्सक्लूसिवली आपका कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए डिवोट किया जाता है। ये आपका मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है, और जितनी भी प्रोग्राम्स है इस सेक्टर के अक्रॉस उसको प्रमोट करती है, जो कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा या एग्रीकल्चर से अलाइड फील्ड में, जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गई, लाइफ स्टॉक हो गई, फिशरीज हो गई, कॉटन गेनिंग हो गई, स्पाइनिंग, शुगर, या जितने भी नोटिफाइड सर्विसेज है जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट, रूरल आपकी हाउसिंग हो गई, या फिर हॉस्पिटल और आपका जो हेल्थ केयर है उससे रिलेटिव होगी। ओके।
तो ये पूरी बात रही युवा सलाहकार के बारे में। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज है, IUDX, काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, जो कि स्मार्ट सिटीज़ के लिए है, उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो और क्या न्यूज़ में वो देख लेते हैं। इंडिया की जो अर्बन डेटा एक्सचेंज है, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फैसिलिटेट किया जाएगा आपको एक ईजी और एफिशिएंट जो भी डेटा की एक्सचेंज होगी वो आपका बहुत सारे स्टेक होल्डर के बीच में की जाएगी, जो कि स्मार्ट सिटीज़ में है। और यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग होगी जितने भी डिस्पैरेट अर्बन डेटा प्लेटफॉर्म्स है, और यहाँ पे को क्रिएशंस और इनोवेशंस को अनेबल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशंस आप एम देखोगे तो यहाँ पे 100 सिटीजन फ्रेंडली जो है इसको डेवलप किया गया है, और सस्टेनेबल सिटीज़ है जो कि टेक्नोलॉजिकली सॉल्यूशंस को यूज़ करेगी पूरे कंट्री के चारों ओर। ये जो मिशन है ये आपका स्पेंड करती है 16,000 करोड़, और 8% जो है आपका टोटल 2.04 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजी है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूनिसिपल जो ऑपरेशंस है वो डिजिटाइज होगी। यहाँ पे जैसे वेस्ट फ्लो हो गई, वाटर सप्लाई होगी, ट्रैफिक पैटर्न होगी, सर्विलांस सिस्टम हो गई, ये सब कुछ आपका डिजिटल होगा। और जो एम है ना कि सारी डेटा को यहाँ पे इंटीग्रेट कमांड करना है और कंट्रोल सेंटर के साथ यहाँ पे फिट करना है, यानी ICCC के साथ यहाँ पे आपका सारी डेटा को फिट करना है। जो ओपन स्मार्ट सिटीज़ जो इंडिया की है, एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप कंपनी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ वर्क करती है। स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स है, रिसर्चर्स है, इंडस्ट्री प्लेयर्स है, जो कि एक सेटअप करेगी और यहाँ पे IUDX को यहाँ पे प्रपोज करेगी। ओके, अब कुछ ICCC के बारे में भी देख लेते हैं। ये एक तरीके का सेंटर है जहाँ पे इंटायर जो सिटी की इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, और सिटी के ऑपरेशन में सेंटर एप्लीकेशन तौर पर देखा जाता है कि किस तरीके से किस सिटी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो सिटी है, ये जो सिस्टम है, ये आपका कंट्रोल करेगी जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है, पार्किंग लाइट हो गई, पार्किंग हो गई, ट्रैफिक हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, और यहाँ पे सेंसर के थ्रू जो है ये सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। अगर जून 2018 में देखें तो ICCC जो है वो आपका 10 स्मार्ट सिटीज़ जो इंडिया में थी उसके अंडर ऑपरेशनल थी, और यहाँ पे लेटेस्ट जो थी वो आपका नया रायपुर हुआ है। ओके, तो जो न्यू सिटीज़ है वो आपका नया रायपुर है जहाँ पे ये आपका ऑपरेशनल हुआ था 10 स्मार्ट सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिटी डेटा इनिशिएटिव। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि विजयवाड़ा जो है इंटर हुआ है सिटी डेटा फॉर इंडिया इनिशिएटिव में रिसेंटली। अब देखते हैं कि सिटी डेटा है क्या इंडिया के लिए। विजयवाड़ा इंटर हुई है सिटी डेटा इनिशिएटिव में, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप समझते हैं कि सिटी डेटा इनिशिएटिव है क्या। एक टाटा ट्रस्ट और वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा ये यहाँ पे इस्टेब्लिश की है पार्टनरशिप के साथ इस इनिशिएटिव को। इसका एम है कि जो भी आपकी सिटी है ना वो पार्टिसिपेट करेगी, जिसके थ्रू WCCD को अचीव किया जाएगा, और यहाँ पे जो सिटी डेटा सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका 2016 में ही लॉन्च हुआ था और 3 सिटी में हुई थी, जैसे पुणे है, सूरत है, जमशेदपुर है। और फर्स्ट इंडियन सिटी जो अचीव की है ये तीनों सिटी है, जो कि ये आपका WCCD ISO 37120 सर्टिफिकेशन जो है ये आपका रिसीव की है। अभी कौन सी 4th स्टेट यहाँ पे इंक्लूड हुई है, तो ये है विजयवाड़ा। आपको चारों स्टेट का नाम याद होना चाहिए सिटी डेटा इनिशिएटिव में, पुणे, सूरत और जमशेदपुर। ओके, ये कंट्रीब्यूट करती है जिसके थ्रू जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है ना वो आपका इंप्रूव हो पाएगा, बेटर हो पाएगा। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी इंक्लूड होगी, और जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ पाएगी। जितनी भी इंडियन अर्बन यानी मिलियंस ऑफ इंडियन अर्बन सिटीजन्स जो है उनकी यहाँ पे लाइफ जो है बेटर हो पाएगी। अब कुछ WCC सर्टिफिकेशन के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पब्लिश्ड है, जो कि आपका ग्लोबली कंपेरेबली सिटी के द्वारा किया जाता है, सिटी डेटा के द्वारा। और यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इंडिकेटर्स दी जाती है जो कि क्या क्या मेजर्स करती है सिटी के सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, वो भी हर एक सिटी को एक दूसरे से रिलेट करके। ओके, यहाँ पे 100 इंडिकेटर्स को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है, और 17 थीम पे यहाँ पे वर्क किया जाता है, जो कि आपका इकॉनमी, एडुकेशन, इन्वायरमेंट से लेकर हेल्थ तक है, सेफ्टी एंड फायर से लेकर इमरजेंसी रिस्पांस सब कुछ है। यानी सिटी में हर एक चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। WCCD जो लेवल आपका सर्टिफिकेशन लेवल है ये आपका एस्पिरेशनल, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम के फॉर्म पे दिया जाता है, और ये आपका इंडिकेटर पे बेस्ड होता है कि कौन सिटी इतनी जो 10 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं उनमें कैसा परफॉर्म करते हैं, उनके बेसिस पे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एक सिटी को अगर ISO 37120 अगर सर्टिफाइड कर दिया जाता है तो उनको WCCD ग्लोबल सिटीज़ रजिस्ट्री में इंक्लूड मिल जाता है। यानी ये सर्टिफिकेट जिसको भी मिल गया वो WCCD के ग्लोबल रजिस्ट्री में इंटर हो गई। जो डेटा है वो यहाँ पे सिटी को ये अवेलेबल कराती है कि वो एक ओपन
सिटी डेटा पोर्टल हो जाएंगे और इनको जो है सिविक बॉडी के थ्रू या फिर स्टेट, सेंट्रल अथॉरिटी, इंटरनेशनल बॉडी और पब्लिक के थ्रू इनको एक्सेस किया जा सकता है। यानी अगर आप देखोगे तो पुणे की डेटा, सूरत हो, विजयवाड़ा हो, जमशेदपुर हो, इन 4 सिटी की डेटा जो है अब ओपन हो चुकी है। और कोई भी अलग अगर कोई सिविक बॉडी हो या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस स्टेट की कोई भी डेटा अगर जानना चाहेगी कि इस स्टेट की सोशल थिंग्स कैसे है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैसी है, तो वो मिल जाएगा WCCD के पास से। ओके, तो ये जो WCCD है यानी वर्ल्ड काउंसिल ऑन सिटी डेटा, ये आपका ग्लोबल लीडर है स्टैंडर्डाइज करने के लिए जितनी भी सिटी की डेटा होती है, यानी उसको स्मार्ट बनाने के लिए ये आपका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उसको सस्टेनेबल बनाएगी, रेजिलिएंट और प्रॉस्परस सिटी बनाने के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल है। WCCD जो है ये एक आपका इनोवेटिव सिटीज़ के नेटवर्क को होस्ट करती है, जिसमें कि सर्विस को इम्प्रूव करने की कमिटमेंट की जाती है और लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे सिटी की डेटा को ओपन कर देगी और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एक कंसिस्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू अर्बन मैट्रिक्स जो है वो स्टैंडर्ड हो पाएंगे। WCCD जो है एक ग्लोबल हब है जिसमें कि आपका लर्निंग पार्टनरशिप को क्रिएट किया जाता है सिटीज़ के चारों ओर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट पार्टनर्स और एकेडमिया के चारों ओर। और यहाँ पे इनोवेशंस भी देखने को मिलती है जिसमें कि लोग जो है अच्छे तरीके से और अच्छा लाइफ वो जी पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिशन सत्यनिष्ठा। तो ये जो मिशन सत्यनिष्ठा है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो ये मिनिस्ट्री कई बार पूछ लिया जाता है, आपको मिशन सत्यनिष्ठा दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के साथ लॉन्च हुआ है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ लॉन्च हुआ है, जिसका एम था कि जितनी भी रेलवे एम्प्लॉयज़ है ना उनको सेंटिसाइजिंग करना है और यहाँ पे जितनी भी उनको गुड एथिक्स हो या फिर जो मेंटेन करना है स्टैंडर्ड अपने वर्क में, वो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। ओके, एथिक्स बहुत ज़रूरी होती है जो कि आपके व्यवहार को काफ़ी चेंज करती है। तो रेलवे के एम्प्लॉयर्स को भी वहाँ उनके व्यवहार में चेंज लाने के लिए उनको बेटर एथिक्स और बेटर ये सब सिखाने के लिए ये आपका मिशन सत्यनिष्ठा आया था। ओके, तो याद रखना ये रेलवे से रिलेटेड है और रेलवे मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग। जो सुप्रीम कोर्ट है इन हाउस थिंक टैंक जो है सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग है, उन्होंने रिसेंटली अनवील की है और ये आपका किसके द्वारा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन मैंडेट है कि यहाँ पे जितनी भी कटिंग एज रिसर्च है यानी फंडामेंटल जुरिस्प्रूडेंस में, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ में, उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। ओके, तो ये छोटी सी टॉपिक थी, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं ड्राफ्ट केप टाउन कन्वेंशन बिल 2018। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे एक ड्राफ्ट बिल रिलीज़ की है जिसमें कि आपका जितनी भी केप टाउन कन्वेंशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट और जो प्रोटोकॉल है यानी प्रोटोकॉल टू कन्वेंशन ऑन मैटर्स स्पेसिफिक, तो इंडिया में इसको भी यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट करना है। जो केप टाउन कन्वेंशन है वो हमारे 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था और वो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशंस आपका प्राइवेट लॉ का, इन दोनों के साथ जो है इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। ओके, 2001 में। जो कन्वेंशन है वो जनरल है अपने नेचर में और यहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है 3 सेक्टर में, जैसे एविएशन हो गया, रेलवे हो गया, स्पेस इक्विपमेंट हो गया। इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट है और ये आपका पार्ट बना था जुलाई 2008 में। अगर 2016 में देखें तो आज के डेट में 65 पार्टीज़ है इस कन्वेंशन की। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको कि स्टेट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में और ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन की, उसको मैनेज करती है। इसका एम है कि ये आपका इंटरनेशनल सिविल जो है एविएशन स्टैंडर्ड और रिकमेंड करती है सारी प्रैक्टिसेस को, साथ ही ये सपोर्ट करती है सेफ, इंश्योर और सिक्योर, इकोनॉमिकली जो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली जो रिस्पॉन्सिबल सिविल एविएशन सेक्टर है उसको यहाँ पे सपोर्ट करती है। अब कुछ देख लेते हैं UNIDROIT के बारे में। ये आपका इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि क्या ज़रूरत है और क्या मेथड अपनाना चाहिए मॉडर्नाइज करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी प्राइवेट और आपका कमर्शियल लॉ है वो भी आपका स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट के बीच में, और साथ ही यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाएगा यूनिफॉर्म लॉ इंस्ट्रूमेंट और प्रिंसिपल और जो भी आपका रूल्स है जिसके थ्रू इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके वो सारी चीज़ें। ओके, तो काफ़ी अच्छी थी वो आर्टिकल, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरीके की यूनिक चीज़ें अगर आप कभी कभी स्किप भी कर देते हो न्यूज़पेपर में तो आपको यहाँ पे मैगजीन में मिल जाती है। ओके, तो प्लीज़ कवर कर लिया कीजिए ये इस तरीके की यूनिक टॉपिक सब। आइए नेक्स्ट तरीके से बढ़ते हैं, ये है पठालगढ़ी मूवमेंट। तो ये किस तरीके की मूवमेंट थी ये देखते हैं। रिसेंट टाइम में बहुत सारे आदिवासी विलेज अगर आप झारखंड में देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे पठालगढ़ी डिक्लेयर किया था कि उनके ग्राम सभा जो है सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन अथॉरिटी है और यहाँ पे किसी भी आउटसाइडर को इंटर करने के लिए वो बैन कर दिए थे इस एरिया में।
यानी ये आदिवासी विलेजेस से रिलेटेड है। पथालगढ़ीज अगर आप देखोगे तो ये प्रोक्लेम करती है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में और बट इनके जो अथॉरिटी है ना उनको यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है एक्सेप्ट जो ग्राम सभा के अथॉरिटी होते हैं उनके अलावा। पथालगढ़ीज में आप देखोगे तो झारखंड की प्रेजेंस है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट है और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि पठालगढ़ी मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आदिवासी विलेज से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ग्राम सभा की जो अथॉरिटी है वो सॉवरेन हो। ओके, इसमें कोई भी आउटसाइडर जो है इन्वॉल्व नहीं हो। और इसमें कौन कौन सी है पठालगढ़ी में, तो आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि यूएन ग्लोबल मीडिया कॉम्पैक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि 30 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में, जहाँ पे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इंक्लूड है, वो एक साथ आए थे और यहाँ पे ग्लोबल मीडिया कॉम्पैक्ट को फॉर्म किए हैं। तो कुछ इस कॉम्पैक्ट के बारे में समझते हैं। ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन के साथ लिया गया है और यहाँ पे ये कोलैबोरेशन भी है आपका यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन का। इसका एम है कि ये जितनी भी अवेयरनेस है उसको एडवांस करेंगे, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल टोटल है और इसको हम लोग को 2030 तक इसको अचीव करना है। और साथ ही साथ इसका एम है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वर्ल्ड में, उसको यहाँ पे पार्टनरशिप के साथ लाना है यूएन के साथ, और यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करनी है। साथ ही टैलेंट भी यहाँ पे क्रिएट करना है जो इनके गोल को एडवांस कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बियॉन्ड फेक न्यूज़ प्रोजेक्ट। काफ़ी फेक न्यूज़ थी, काफ़ी हम लोग मॉब लिंचिंग की सिचुएशंस देखे हैं, तो ये देखते हैं बियॉन्ड फेक न्यूज़ प्रोजेक्ट है क्या। तो यूके बेस्ड ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल बीबीसी जो है उन्होंने लॉन्च किया है बियॉन्ड फेक न्यूज़ प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसका एम है कि जितनी भी आपका डिसइंफॉर्मेशंस होती है, फेक न्यूज़ होती है, उसके अगेंस्ट में फाइट किया जाएगा। और यहाँ पे मेजर फोकस दिया गया है ग्लोबल मीडिया लिटरेसी के लिए। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया में जो कि इस तरीके के फेक न्यूज़ को डील कर सके। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देखें तो ये हमारी कटल करती है, यानी रोकती है, काटती है जितनी भी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस है जो कि हमारे आर्टिकल 92 में दिया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ओके, तो क्या क्या कौन कौन बॉडी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है जिसके थ्रू जो है फेक न्यूज़ को हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसका एम है कि जितनी भी फ्रीडम है ना लोगों की, यानी प्रेस की भी जो भी फ्रीडम है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए और जो स्टैंडर्ड है इंडिया में प्रेस की उसको इम्प्रूव किया जाए। सेकेंड कौन सी बॉडी है, तो बीसीसी है, यानी ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। ये एक तरीके के इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को यहाँ पे सेटअप किया गया था 2011 में, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको कंसल्ट किया जाता है। थर्ड जो बॉडी है वो इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन है, यानी ये प्रीमियम एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए, यानी जो भी चीज़ें हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा दिखाई जाती है। न्यू ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन आप देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करती है जितनी भी प्राइवेट टेलीविजन न्यूज़ है और करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर है इंडिया में उनके लिए। तो ये 4 बॉडी है जो कि इंक्लूड है इंडिया में, जो कि अभी भी फेक न्यूज़ को एलिमिनेट करने पे वर्क कर रही है। ओके, काफ़ी ज़रूरत है, फेक न्यूज़ जो है काफ़ी रिजॉल्व हो रहे हैं। आप लोग से भी यही मैं बोलूँगी कि जितनी भी न्यूज़ है आप उसके डेप्थ में जाकर देखिए कि वो सच है कि नहीं। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या आप इंस्टा कहीं भी देख लो, तो जो भी न्यूज़ है ना उसको फ्रीक्वेंटली शेयर कर देते हैं हम लोग। पढ़ते हैं, अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ तो उसको शेयर कर देते हैं। शेयर करने से पहले ना आप लोग देख लीजिए कि उस और न्यूज़ की कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी वो करेक्ट है, कितनी इनकरेक्ट है। काफ़ी इनकरेक्ट और फेक न्यूज़ ऐसे ही वायरल होते रहते हैं। ओके, और वही हम लोग सच भी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको उस न्यूज़ के डेप्थ में जाना होगा। कोई भी आप चीज़ें पढ़ते हो ना तो एक बार गूगल कर लिया करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ सही है या फेक है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं वर्ल्ड इन गवर्नमेंट समिट। तो ये दुबई में हुई थी, यूएई रिसेंटली में, यूनाइटेड एमिरेट्स में। ओके, ये हमारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि जितनी भी गवर्नमेंट जो वर्ल्ड वाइड है ना उनको शेप करने में हेल्प करती है। हर साल आप देखोगे तो ये समिट जो है एक एजेंडा सेट करती है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए, कि अगली बार जो गवर्नमेंट आएगी उसके लिए क्या एजेंडा होनी चाहिए। और ये फोकस करती है कि किस तरीके से हम इनोवेशन कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को अच्छे से बढ़ा पाएंगे, और जितनी भी यूनिवर्सल चैलेंजेस है जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमैनिटीज़ को फेस करते हैं वो सब सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। काफ़ी इंडेक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप स्क्रीनशॉट ही ले लो और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। एग्जाम से पहले तो ज़रूर देख के जाइएगा। ओके, तो इंडेक्स से रिलेटेड तो प्रीलिम्स में हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको पेपर उठा के देख सकते हो, तो ये भी आपके लिए ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि अभी लेटेस्ट कौन कौन सी इंडेक्स आई है और इंडिया की क्या पोजीशन है। तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स है और ये पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा।
इंडिया की इसमें पोजीशन कुछ इंप्रूव हुई है, 81 पोजीशन जो कि 2017 में थी, आज की डेट में 2018 में देखेंगे तो 78 पोजीशन है। ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडिया को, कंट्री को रैंक करती है 1 से 100 के बीच में। 0 का मतलब होता है कि हाईली करप्ट हो गया और 100 का मतलब होता है कि वेरी क्लीन, यानी कितनी करप्ट है हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि बर्लिन में है, और ये पब्लिश करती है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर भी। और रिसेंटली लोकल सर्कल्स देखेंगे तो ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ ये कोलैबोरेट करके इंडिया की करप्शन सर्वे भी 2018 की रिलीज़ की है। तो इस इंडेक्स को किसके द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, इंडिया की क्या रैंक है और इसकी क्या मेन एम है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडिया इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018। ये आपका रिलीज़ किया गया था रिसेंटली, जिसमें कि केरला जो है इसमें एक बेस्ट गवर्नड स्टेट निकल कर आया था एक थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में, यानी 3 साल से केरल को यहाँ पे बेस्ट गवर्नड स्टेट कहा गया है। बिहार जो है सबसे लास्ट गवर्नड स्टेट है, 30th रैंक दी गई है। एनुअली इसको रिलीज़ किया जाता है बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक, जिसको कि पब्लिक अफेयर्स सेंटर कहते हैं। तो पब्लिक अफेयर्स जो इंडेक्स है ये हमारे स्टेट की परफॉर्मेंस के बेस पे उसको बेस्ट गवर्न स्टेट और लिस्ट गवर्न स्टेट की इंडेक्स देती है, यहाँ पे रैंकिंग देती है। तो केरल यहाँ पे टॉप है 3 साल से और बिहार यहाँ पे लास्ट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट सर्वे 2018। तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे एक सर्वे को रिलीज़ की है जो कि हर 2 साल में होती है, और इस ईयर की थीम है गियरिंग ई गवर्नमेंट टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट सोसाइटी। तो थीम आपको याद होना चाहिए क्योंकि थीम कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैप करती है कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस जो है हमारे पब्लिक सेक्टर को और पीपल्स के एवरीडे लाइफ को चेंज कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, इस तरीके का ये मैप करती है। उसके बाद इस सर्वे में इंक्लूड होता है कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है, जो कि असेस करती है कि ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट यानी नेशनल लेवल में किस तरीके से प्रोग्रेस कर पा रही है। और ये कंपोजिट इंटरेस्ट इंडेक्स होती है, इसमें 3 इंडाइसिस होती है। 1/3 जो है आपका डिराइव किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के थ्रू, जो कि आपका डेटा के ऊपर बेस होता है, और ये आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के थ्रू इसको प्रोवाइड किया जाता है। 1/3 जो है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के थ्रू होता है, जिसमें कि डेटा आपका यूनेस्को के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। 1/3 जो है आपका ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे आपका दिया जाता है, जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है इंडिपेंडेंट सर्वे क्वेश्चनरीज के द्वारा। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये सप्लीमेंट्री इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है यूएन को ई गवर्नमेंट सर्वे में, जो कि एक ई इंफॉर्मेशन शेयरिंग को फोकस करती है और ई कंसल्टेशन, साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिसीज़ और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में इंगेजमेंट अगर आप देखोगे तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होती है। डेनमार्क जो है वर्ल्ड की लीडर है ई गवर्नमेंट इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे तो 96th है। ई पार्टिसिपेशन इंडिया इंडेक्स में आप देखोगे तो इंडिया की रैंक 15th है, और ये एक तरीके का सब रीजनल लीडर्स की तरह इमर्ज करके आ रही है। तो ये काफ़ी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क जो है यहाँ पे लीडर है, इंडिया की रैंक 96th है, लेकिन ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 15th है। ओके, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ने रिलीज़ की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है, ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती है, और यहाँ पे प्रोसेस पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके प्रोसेस को भी। इंटरनेशनल IDEA जो है एक परमानेंट ऑब्जर्वर है आपका यूनाइटेड नेशन का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये जो है रिसेंटली रिलीज़ की गई थी, जिसमें इंडिया की रैंक आप देखोगे 41st पोजीशन में है, और इसको एक फ्लॉड डेमोक्रेसी की जैसा कैटेगरी किया गया है। यानी ये इंडेक्स आपका पब्लिश किया जाता है हर साल लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर जो कि द इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट आप इंटेलिजेंस जो यूनिट है ये रिलीज़ करती है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंडिया की रैंक अगर आप देखोगे तो 47th है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में। यानी 2 आपको पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 41st है, और जो आपका एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज़ करती है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, तो इसमें आपका 47th है इंडिया की रैंक। नेक्स्ट देखते हैं वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स फॉर 2018। तो ये रिलीज़ किया गया है बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और ये जो रिपोर्ट जो आपको प्रोवाइड करती है ये आपका दिखाती है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी की ग्लोबल एग्जामिनेशंस में स्वीप हो रही है। यानी इंडिया यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं बैक स्लाइडर, और जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की वो डिक्लाइन हो रही है 10 ईयर से, यानी 1 डिकेड से, और यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी है 2014 से। यानी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे इंडिया में कम हो रही है, लोगों की जो स्वतंत्रता है वो कम हो रही है। लोग जो अपने चुनकर जो नुमाइंदे भेजते हैं
पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में वो बहुत कम हो रहा है, यानी करप्शन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि क्या क्या कैटेगरी है जिसके थ्रू यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है। तो फर्स्ट आप देखोगे तो लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे सिटीजन्स की राइट होती है और वो एक्सेस करते हैं लॉ को, और उनके पास स्ट्रॉन्ग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, गुड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है जिसके थ्रू उनको जस्टिस डिलीवर किया जाता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दिया जाता है, और पार्टिसिपेटरी यहाँ पे इलेक्शन होती है। इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, यहाँ पे सिटीजन्स को जो है वोट देने का अधिकार है, लेकिन कुछ सर्टेन कैटेगरीज में, यानी जैसे विमेन हो गए, पुअर सफ़र्स हो गए, उनको बाहर रखा गया है, लोअर स्टैंडर्ड ही अप्लाई कर पाते हैं जब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स आती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एसोसिएशन आती है। इंडिया इस तरीके की इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में क्वालिफाई किए हुए हैं। इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी आप देखोगे जहाँ पे लोगों को यहाँ पे वोट देने का अधिकार है लेकिन सबको नहीं है। रिप्रेशन, सेंसरशिप और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो इंटिमिडेशंस है वो यहाँ पे इस प्लेस में विजिबल है। क्लोज्ड ऑटोक्रेसी आप देखोगे तो क्लोज्ड ऑटोक्रेसी जो है टोटली फ्री है, जिसमें कि आंसर देने की यहाँ पे पीपल्स को आंसर दिया जाता है, और इनके जो रूल है ना ये आपका डर के साथ यहाँ पे कैरी किया जाता है। ओके, तो इस तरीके की आपकी डेमोक्रेसी है जहाँ पे कैटेगरी आपका किया गया है, 4 तरीके की कैटेगरी है, तो आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट ग्लोबल रिपोर्ट, जो कि 2017-18 की है। ये रिपोर्ट जो है आपका यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किया गया है, और इसमें आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में इसको, यानी 3 मई को इसको पब्लिश किया गया है। प्रेस फ्रीडम जो है ये आपका एग्जामिन होता है इस की डायमेंशन, 4 की डायमेंशन में, यानी मीडिया को कितना फ्रीडम दी गई है, मीडिया कितना प्लूरलिज्म है, मीडिया कितना इंडिपेंडेंस है, या फिर जर्नलिस्ट को कितना सेफ्टी दिया जाता है। जर्नलिस्ट की खास करके हम लोग के यहाँ पे आप देखोगे तो सेफ्टी की प्रोविजंस बहुत कम है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अभी काफ़ी जो टॉप जर्नलिस्ट थे उनकी मर्डर हो गई, तो इसलिए भी इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो शो करती है कि हमारे इंडिया में जर्नलिस्ट को किस तरीके से सेफ्टी दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018, यानी 9 अवार्ड इस 3 कैटेगरी में दिया गया है, यानी प्रोजेक्ट अवार्ड है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड है, और सिटी अवार्ड है, जो कि अनाउंस किया गया है इंडिया के स्मार्ट सिटी अवार्ड में। तो इंडिया की जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसकी ऑब्जेक्टिव है कि उन सिटी को रिवॉर्ड करना, प्रोजेक्ट को या इनोवेटिव आइडिया को प्रमोटिंग, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज़ को यहाँ पे जो प्रमोट कर रहे हैं उनको इस तरीके से रिवॉर्ड देना, यानी जो सिटीज़ अपने स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है स्मार्ट में, तो उनको इस तरीके से प्रोत्साहन प्रोवाइड करना। एलिजिबल जो पार्टिसिपेंट है वो स्मार्ट सिटीज़ के ही है, जहाँ पे रिस्पेक्टिव आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ दिखेंगे, स्मार्ट सिटीज़ SPVs दिखेंगे, जो कि इस तरीके के प्रपोजल को यहाँ सबमिट करती है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है कुछ एक्सेप्शनल इनोवेशंस जो कि 7 अर्बन थीम में हुई थी, जैसे गवर्नेंस है, बिल्ट इन्वायरमेंट, सोशल एस्पेक्ट, कल्चर एंड इकॉनमी, urban environment, transportation, mobility, water and sanitations, contributing to the successful transformations of cities। तो ये सारी आपकी 7 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थीम्स है जिसके ऊपर यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है, और जो सिटी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा इनोवेटिव आइडिया दी है उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। भोपाल और अहमदाबाद जो है सेलेक्ट हुए हैं इनोवेटिव आइडिया में, जो कि 2018 की है। प्रोजेक्ट अवार्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल को दिया जाता है जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे ये 1 अप्रैल 2018 तक। तो इसमें आपको याद रखना है कि इनोवेटिव आइडिया में कौन है, भोपाल और अहमदाबाद है। ओके, सिटी अवार्ड अगर आप देखोगे तो ये प्रपोज करती है जिसमें कि सबमिट होता है अवार्ड, प्रोजेक्ट अवार्ड और इनोवेशन आइडिया अवार्ड और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशंस, जो कि इवोल्यूशंस के लिए कंसीडर किया जाता है। सूरत स्मार्ट सिटी जो है वो सेलेक्ट हुई है इस अवार्ड के लिए 2018 में। तो आपको याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कैपैम अवार्ड। और ये जो है ये कैपैम के द्वारा दिया जाता है, जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है और हमारे कॉमनवेल्थ में ये लोकेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रेवियंस और पर्सनल जो है इसके इंस्टीट्यूशनल मेंबर होते हैं कैपैम के। अगर इनोवेशन इंक्यूबेशन कैटेगरी में आप देखोगे तो जो अवार्ड है ये उन्नयन बंका यानी बिहार को दिया गया है, जिसका एम है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है सबको। फिर नेक्स्ट देखते हैं ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2018। जो एम्प्लॉयज़ की स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो इस अवार्ड को देती है, ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2018 की। और ये रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम के लिए होती है, एशिया के लिए और पैसिफिक के लिए। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए और एजेंसीज़ के लिए। इसको हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फाउंड किया गया है। ESIC के बारे में देखते हैं। ये स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर वर्क करती है और इसको 1948 में इस्टेब्लिश किया गया है।
ये इंप्लीमेंट करती है जितनी भी मेडिकल और कैश बेनिफिट दी जाती है जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं, और अगर वो बीमार पड़ जाए, मैटरनिटी प्रॉब्लम हो, डिसेबिलिटमेंट हो या फिर डेथ हो जाए किसी भी एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग के कारण, तो उनको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उस एम्प्लॉय को यहाँ पे कैश बेनिफिट और मेडिकल दी जाती है। साथ ही यहाँ पे एप्लीकेबल आप देखोगे तो सारे स्टेट में है एक्सेप्ट कुछ स्टेट जो मणिपुर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है, यानी नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट के पास इसको नहीं एप्लीकेबल किया गया है, लेकिन बाकी सारे स्टेट में इसको एप्लीकेबल किया गया, यानी ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ओके, ESIC। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को मिलती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, उनको इस तरीके का दिया जाता है। मैंडेटरी है नॉन सीजनल फैक्ट्रीज, जो कि आपको 10 से या 10 से ज़्यादा पर्सनस को यहाँ पे एम्प्लॉयर करते हैं, तो उनको यहाँ पे दी जाती है। और सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है वो आपका शॉप, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज में आपका, जिसमें थिएटर हो, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट हो, इन सब के अंदर में इनको, यानी न्यूज़पेपर हो, प्राइवेट मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सबको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर किया जाता है, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमारी लेसन कंप्लीट हो गई, इसके साथ ही हमारी PT 365 पॉलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, ओके। कोई भी लेसन आपका इसमें छूटा नहीं है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी PDF अपलोड हो गई है टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहाँ पर इन्वायरमेंट की भी PDF डाल दी है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। मैं इकॉनमी की भी उसमें आपको PDF डाल दूंगी, ओके। तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही सारी वीडियो की लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, और फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज और सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।